हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की सीरीज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका की फिजिकल डिवीजन्स या जिसको हम फिजिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं वो पढ़ेंगे और अफ्रीका के रिवर्स, लेक्स और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अफ्रीका के बारे में उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अफ्रीका की कंट्रीज कहां पे हैं, कौन सी हैं वो पढ़ना है और उनकी जो कैपिटल है उसके बारे में पढ़ना है या पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं और उनकी कैपिटल के बारे में पढ़ना है, तो ये जो टॉपिक है ये आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड के अंदर। उसकी भी पूरी सीरीज इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस सीरीज में मैंने पूरी अच्छी तरह क्लियर किया है कि कौन सी कंट्री कहां पे है, उनकी कैपिटल्स क्या हैं और बाकी चीजें जो उसके रिलेटेड हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आप यहां पे देख सकते हो लोकेशन अफ्रीका की। अफ्रीका जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। मतलब एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये दूसरे नंबर पे आता है और दोनों के केसेस में इससे बड़ा कौन है? एशिया। अगर हम टोटल अर्थ के सरफेस की बात करें, ओशन का सरफेस और लैंड का सरफेस मिला के, तो उसका 6% जो है वो अफ्रीका का एरिया बनता है। और अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें, लैंड सरफेस की बात करें, तो उसका 20% जो है वो अफ्रीका में आता है। अफ्रीका किस किस चीज से सराउंडेड है ये हम मैप में देखेंगे। आप यहां पे देखिए, ये है अफ्रीका। इसके वेस्ट में है यहां पे अटलांटिक ओशन, ईस्ट में है इसके इंडियन ओशन और इसके नॉर्थ में अगर हम यहां पे देखें तो है मेडिटेरेनियन सी और यहां पे है ऊपर फिर यूरोप और इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है एशिया। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, अफ्रीका और बाकी कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में बात करें, तो आप यहां देखिए ये जो येलो लाइन है यहां से पूरी सारी, ये येलो लाइन जो है ये डिमार्केट करती है बाउंड्रीज बिटवीन एशिया और अफ्रीका और यूरोप और अफ्रीका। पहले हम एशिया और अफ्रीका की बात करें। एशिया और अफ्रीका को डिवाइड कौन करता है, क्या बाउंड्री बनती है? एक है यहां पे इस्थमस ऑफ सुएज। ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया आपको, जो एशिया के बारे में थी, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ एशिया और रिवर्स वगैरह एशिया के। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना चाहिए आपको। तो इस्थमस ऑफ सुएज और यहां पे जो है रेड सी, ये इस्थमस ऑफ सुएज और रेड सी जो है वो बाउंड्री बनती है एशिया और अफ्रीका के बीच में। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यहां पे है मेडिटेरेनियन सी और यहां पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो दो चीजें हैं ये बनती है बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका और यूरोप। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है एक छोटा सा नैरो बॉडी ऑफ वाटर जो दो बड़ी बॉडीज ऑफ वाटर को जोड़ती है। इसके केस में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को जोड़ता है? अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। अब यहां पे है इस्मस। इस्मस का क्या मतलब है? इस्मस का मतलब है वो छोटा सा लैंड का एरिया जो दो बड़े लैंड के एरियाज को जोड़ता है। तो इस्मस ऑफ सुएज किसको किसको जोड़ता है? ऑब्वियसली अफ्रीका इतना बड़ा लैंड का एरिया है और एशिया। समझ आ गया? दूसरी बात यहां पे देखने की है वो है जो इक्वेटर है वो अफ्रीका को लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और ये किस किस कंट्री से गुजरता है? सोमालिया यहां पे, उसके बाद केन्या यहां पे, उसके बाद यहां पे उगांडा, यहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 कंट्रीज हैं। उसके बाद गैबोन और उसके बाद यहां पे एक आइलैंड कंट्री आती है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। ये इन कंट्री से होके इक्वेटर गुजरता है। और अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और इक्वेटर भी गुजरता है। तो यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल डिवीजन्स या फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। अगर आप हमारी वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके हमने जितनी भी आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी आगे हम वीडियोस एग्जाम तक बनाएंगे उनकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम फिजिकल फीचर्स या फिजिकल डिवीजन्स ऑफ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका को 8 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहला है डेजर्ट। आप यहां पे देखिए सहारा डेजर्ट है, यहां पे नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट। उसके बाद है माउंटेन रीजन्स, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो यहां पे है एटलस माउंटेन्स। उसके बाद है साहिल। साहिल क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सवानाज है उसके बाद, यहां पे आप देख सकते हो ये जो लाइट ग्रीन कलर में है ये सारे सवानाज हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मतलब वहीं पे समझाऊंगा मैं। उसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये जो डार्क ग्रीन में है यहां पे ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद है सवाहिली कोस्ट, यहां पे आप देख सकते हैं ये है सवाहिली कोस्ट। उसके बाद इथियोपियन हाईलैंड्स, यहां पे है इथियोपियन हाईलैंड्स और सदर्न अफ्रीका, तो यहां पे है नीचे सदर्न अफ्रीका। ये जो सारी फिजिकल डिविजन्स हैं ये हम इस मैप में अच्छी तरह देख सकते हैं। आप देखिए यहां पे है ये है सहारा डेजर्ट, ऊपर है यहां पे है एटलस माउंटेन्स, और ये एरिया जो आता है सवानाज और सहारा के बीच में इसको बोलते हैं साहिल। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये डार्क एरिया, और यहां पे इस एरिया में। उसके बाद जो ये बाकी बचा ये है सवाना जो लाइट ग्रीन में है। उसके बाद यहां पे है कालाहारी डेजर्ट, यहां पे है नामीब डेजर्ट, और यहां पे है सवाहिली कोस्ट, और ये जो एरिया है ये है इथियोपियन हाईलैंड्स का एरिया। ठीक है, तो अब हम इनको आगे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अफ्रीका का पहला फिजिकल फीचर या फिजिकल डिवीजन क्या है? डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। आप लोकेशन पता है आपको, यहां पे देख सकते हैं ये सारा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट है ये दुनिया में। आपसे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है दुनिया में ओवरऑल, और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है दुनिया में? यह आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर सहारा की हम साइज की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि ये लगभग चाइना और यूएसए इनके साथ कंपेरेबल है इसका साइज। और जो सहारा है वो लगभग सारा जो नॉर्थ अफ्रीका है उसका एरिया कवर करता है, एक्सेप्ट कुछ जगहों के अलावा। जैसे यहां पे है जो नाइल की फर्टाइल वैलीज है, जो नाइल की वजह से जो सेडिमेंट्स लाती है नाइल दरिया, उसकी वजह से जो एरिया फर्टाइल होते हैं, जहां पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह जो हुई थी, यहाँ सूडान का एरिया है यहां पे, तो वो उनके अलावा क्योंकि वो फर्टाइल है तो वो डेजर्ट नहीं है। दूसरा हिस्सा है यहाँ पे एटलस माउंटेन्स, और यहाँ पे है कोस्टल प्लेन जो है मेडिटेरेनियन सी के पास। इनके अलावा जो भी नॉर्थ अफ्रीका है वो सारा सहारा में आता है। और सहारा के साउथ में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये है साहेल का एरिया। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे साहेल क्या होता है, लेकिन साहेल जो है वो बाउंड्री बनता है सहारा के बीच में और नीचे जो रेन फॉरेस्ट और सवानाज हैं उनके बीच में। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि जो सहारा था वो कभी एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, यहां पे दरिया थे, पेड़ पौधे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर ये जो सहारा है वो इतना खतरनाक गर्म डेजर्ट दुनिया का बन गया है। ये ऐसे पता चला कि साइंटिस्ट को यहां पे फिशेस के स्केलेटन्स मिले हैं और भी बहुत सी चीजें मिली हैं जिससे यह साबित हुआ है कि सहारा एक कभी लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था। ठीक है, और अगर हमने देखना होगा कि सहारा में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं तो आप इस मैप में देख सकते हैं, यहां पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज सहारा डेजर्ट में आती हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट एक ये है अल्जीरिया जो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। दूसरा यहां पे इजिप्ट, आपको पता ही है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत मशहूर है। बाकी ये कंट्रीज हैं और ये टोटल 11 कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डेजर्ट है वो है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट एक कोस्टल डेजर्ट है, मतलब क्या, आप देखिए सदर्न अफ्रीका के कोस्ट में आता है, कोस्टल प्लेन्स में ये डेजर्ट बना हुआ है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज में इंक्लूड होता है? अंगोला जो इसका नॉर्थर्न वाला हिस्सा है, उसके बाद नामीबिया जो इसका मेन हिस्सा है, तब इसको नामीब डेजर्ट बोला जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका साउथ अफ्रीका में भी आता है। जो इसके सैंड ड्यून्स हैं वो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है? जो रेत के टीले होते हैं। लेकिन जो नामीबिया की गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि जो एक सैंड ड्यून है यहाँ पे, सैंड ड्यून नंबर 7 शायद, वो दुनिया का सबसे बड़ा सैंड ड्यून है। ये इसकी गवर्नमेंट जो नामीबिया है उसकी गवर्नमेंट क्लेम करती है, लेकिन इसका पूरी तरह अभी तक कोई प्रूफ नहीं है।
और अगर हम आगे देखें तो ये जो डेजर्ट है ये एक रेनलेस डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी बहुत कम होता है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, नेक्स्ट डेजर्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट डेजर्ट है यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जो है वो सेमी एरिड सैंडी सवाना, मतलब क्या है इसका, ये ऐसा डेजर्ट है जो स्ट्रिक्टली डेजर्ट नहीं बोला जाता है क्योंकि यहां पे काफी बारिश भी होती है, 10 इंचेस के आसपास यहां पे बारिश होती है और यहां पे पेड़ पौधे भी छोटे छोटे कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो कालाहारी डेजर्ट है ये कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है, लगभग बोट्सवाना का ये सारा हिस्सा कवर करता है, उसके बाद नमीबिया का कुछ हिस्सा और साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा भी ये कवर करता है। कालाहारी का जो नेशनल पार्क्स हैं और इसमें जो रिजर्व्स हैं वो सेंचुरी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं किन किन को, एंटीलोप्स को, एलिफेंट्स को, जिराफ को और मैनी बर्ड स्पीशीज और बहुत से प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स कौन से होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं लॉयंस वगैरह, मतलब जो फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज नॉट ए डेजर्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस क्योंकि यहां पे बारिश काफी होती है। आप देखिए कुछ एरियाज में यहां पे 20 इंचेस तक भी बारिश होती है, तो 20 इंचेस की जो बारिश होती है वो काफी ज्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से ये जो बारिश होती है उसकी वजह से यहां पे आपको ग्रास भी मिलेगा, शर्ब्स भी मिलेंगे और कुछ छोटे छोटे पेड़ भी मिलेंगे और यहां तक कि वाटरमेलन्स भी मिलेंगे जिनको सामा बोला जाता है और बाकी भी बहुत सी यहां पे प्लांट स्पीशीज जो होती हैं वो यहां पे पाई जाती हैं। क्लियर है कालाहारी डेजर्ट भी। तो पहली फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका तो हो गया, अब हम दूसरे फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका पे चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन या फिजिकल फीचर अफ्रीका का है एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स कहां पे लोकेटेड हैं, ये मगरिब रीजन जो अफ्रीका का है वहां पे लोकेटेड है, जिसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। यहां पे आप देखिए यहां पे है एटलस माउंटेन्स। तो जो एटलस माउंटेन्स है उनकी वजह से क्या हो जाता है कि ये एक बाउंड्री बनती है किस किस के बीच में, सहारा डेजर्ट के बीच में और जो कोस्टल एरिया है यहां से अटलांटिक ओशन का और यहां से मेडिटेरेनियन सी का, उनके बीच में बाउंड्री बनती है। और सहारा के हॉट डेजर्ट होने की वजह एक ये भी है क्योंकि यहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं पानी लेके यहां से और मेडिटेरेनियन सी से, वो तो सहारा तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, वो एटलस माउंटेन्स ही रोक लेती हैं, तो यहां पे उसकी वजह से बारिश सहारा में नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एक डेजर्ट बना हुआ है। एटलस माउंटेन जो हैं वो लगभग 2500 किलोमीटर के माउंटेन्स हैं और ये किस किस कंट्री को कवर करते हैं, मोरक्को है यहां पे, उसके बाद अल्जीरिया का एरिया यहां से आता है। अल्जीरिया तो पूरी बड़ी कंट्री है लेकिन ये जो एरिया है ये माउंटेन्स का अल्जीरिया में आता है यहां तक लगभग, और यहां पे है टूनेशिया। एटलस माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है टोबकल जो मोरक्को में है और ऑब्वियसली फिर मोरक्को जो है उसकी भी हाईएस्ट पीक कौन सी बन गई, फिर टॉपकल ही। और इसकी जो हाइट है जो ये टॉपकल है उसकी एलिवेशन कितनी है, 4167 मीटर्स की। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि एक माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में लोकेटेड है, फोटो में देख सकते हैं कहां पे है, तंजानिया में लोकेटेड है और ये डोरमेट वॉल्केनो है। मतलब क्या है, कभी इधर से लावा निकलता था और लावा निकलने की वजह से ये पहाड़ी बनी हुई है, लेकिन ये अब डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब अब यहां से कोई भी लावा नहीं निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका है। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। और ये हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी है दुनिया में। मतलब क्या है इसका कि ये अकेला माउंटेन है, ऐसा माउंटेन जो अकेला है, जो पूरी रेंज में कहीं पे भी नहीं है, इसकी कोई रेंज नहीं है। जैसे हिमालयाज है वो पूरी रेंज है, जैसे एटलस माउंटेन्स है यहां पे वो पूरी रेंज है, लेकिन ये फ्री स्टैंडिंग है, ये अकेला है। तो ऐसा माउंटेन जो अकेला हो वो सबसे बड़ा कौन सा है, किलिमंजारो। इसकी 3 पीक्स हैं, कौन कौन सी, कीबू, मोविंजी और शीरा। और कीबू जो है वो हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका है जिसकी हाइट है 5895 मीटर्स की। ठीक है, एटलस माउंटेन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है साहेल।
साहिल क्या है? साहिल एक सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन का मतलब क्या है? एरिड रीजन जो होता है वो होता है पूरी तरह डेजर्ट, जहां पे बहुत कम बारिश होती है और फ्लोरा फौना भी वहां पे बहुत कम होता है, जैसे यहां पे है सहारा डेजर्ट। लेकिन सेमी एरिड डेजर्ट होता है वो एरिया जो पूरी तरह डेजर्ट नहीं होता है, डेजर्ट से थोड़ा कम हार्श होता है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी होती है, तो वो है साहिल। और ये कहां से? यहां सेनेगल से लेके पूरा यहां अफ्रीका को ये बीच में से चलते हुए यहां सूडान तक और एरिट्रिया तक पहुंच जाता है। अब ये है क्या एक्चुअल में? ये एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन एरिड सहारा एंड ह्यूमिड सवानास। मतलब क्या है? आपको पता है यहां पे एरिड सहारा है, मतलब पूरा सहारा का डेजर्ट है, और नीचे इस एरिया में सवानास और ग्रासलैंड्स हैं। ये इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का काम करता है। मतलब जितना आप सहारा से इसके नीचे की तरफ चलोगे और नीचे सवानास की तरफ जाओगे तो उतना उतना डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है वो कम होता जाएगा और आपको पेड़ पौधे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, बारिश भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम यहां पे पढ़ेंगे, लास्ट पे यहां पे लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे सिर्फ 4 से 8 इंच बारिश होती है। लेकिन फिर जितना नीचे नीचे जाओगे इस एरिया में तो लगभग 28 to 39 इंचेस बारिश होती है। तो आप देखिए ट्रांजिशन का काम करती है। क्या काम करती है? कि आप जितना इसके नीचे जाओगे उतना डेजर्ट कम होता जाएगा और उतना सवाना, उतना पेड़ पौधे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सवाना क्या होता है? सवाना वो एरिया होता है जहां पे आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे लेकिन पेड़ भी मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में इतने घने पेड़ होते हैं कि उनकी सनलाइट नीचे जमीन तक पहुंचती ही नहीं है, तो वहां पे घास उगता ही नहीं है। रेन फॉरेस्ट में घास कभी भी उगता नहीं है। लेकिन सवाना जो होता है वहां पे पेड़ पौधे होते हैं लेकिन वो दूर दूर होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो होती है वो जमीन पे पड़ती है, उसकी वजह से ग्रास भी होता है। तो सवानास को बोला जाता है वुडलैंड प्लस ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब घास का एरिया, वुडलैंड मतलब पेड़, वहां पे दोनों मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये क्या है? ये एक ट्रांजिशनल जोन है जिसमें आपको सवाना भी मिलेंगे और स्टेप्स मिलेंगे। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स वैसी जगह है जहां पे बिल्कुल भी आपको पेड़ नहीं मिलते, सिर्फ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप्स। सवाना का समझ आया ना? वुडलैंड मतलब पेड़ पौधे प्लस ग्रास, लेकिन स्टेप्स में क्या होता है? सिर्फ ग्रास होता है। तो यहां पे आपको वो भी मिलेंगे और थॉर्न श्रबलैंड्स भी आपको मिलेंगे, मतलब नोकीले छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो भी आपको यहां पे मिलेंगे। साहिल के बाद आते हैं फिर सवानास। सवानास जो हैं वो लगभग हाफ ऑफ अफ्रीका कवर करते हैं। आप यहां पे देखिए, ये जो लाइट ग्रीन में है सारा, ये सारा सवानास है, अफ्रीकन सवानास, पूरा यहां तक ये जो लाइट ग्रीन में है। ठीक है, तो ये लगभग 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करते हैं और मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल अफ्रीका जो है वो इसी से बनता है। और ये स्टार्ट कहां से होते हैं? आपको पता है, ये साउथ ऑफ सहारा मतलब साहिल जो है वहां से स्टार्ट होते हैं। ये है ना साहिल का रीजन, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा लगभग जो टिप है अफ्रीका की वहां तक ये पहुंच जाते हैं। यहां पे तो डेजर्ट है लेकिन टिप तक ये लगभग पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ये जो सवानास हैं अफ्रीका के, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है वो है सेरेंगेटी प्लेन। आपने सुना होगा जरूर सेरेंगेटी नेशनल पार्क, तो ये ऑब्वियसली अफ्रीका में लोकेटेड है। सेरेंगेटी प्लेन में जो है वो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है। तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाना है वो है अफ्रीका में। ये बहुत एक बड़ा प्लेन है जो लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो तंजानिया और केन्या में लोकेटेड है। ये लगभग यहां पे इस एरिया में कहीं पे लोकेटेड है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेरेंगेटी में सेरेंगेटी नेशनल पार्क्स हैं और बहुत से प्रोटेक्टेड गेम रिजर्व्स भी हैं जिनको मेंटेन कौन करती है? तंजानिया की गवर्नमेंट और केन्या की गवर्नमेंट। और जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन मतलब सबसे ज्यादा लार्ज मैमल स्पीशीज जो इस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो यहां पे पाए जाते हैं। जैसे यहां पे लॉयंस पाए जाते हैं, यहाँ पे हाइनास पाए जाते हैं, यहाँ पे जेब्रास पाए जाते हैं, जिराफ्स और एलिफेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा तो जरूर आपने कभी ना कभी सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बारे में सुना भी होगा और उसके जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी आपने जरूर देखे होंगे। तो सवानास के बाद हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में।
रेन फॉरेस्ट का तो मैंने आपको पहले ही बोला, रेन फॉरेस्ट क्या होता है, वो बहुत घने जंगल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल भी घास नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतने घने होते हैं कि उनसे जो सनलाइट है वो जमीन तक पहुंचती ही नहीं है, और ऑब्वियसली वो वहां पे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट अभी नाम है इनका। तो जो अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिक्स के बीच में लोकेटेड है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे आता है। और जो अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं यहां पे कि जो अटलांटिक साइड है, ये है ना अटलांटिक ओशन, वहीं पे कंसेंट्रेटेड हैं, और कहां पे, कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास ये मिलेंगे। कॉन्गो रिवर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स में। तो यहां से कॉन्गो रिवर बहता है ना, तो ये उसी के आसपास कंसेंट्रेटेड है। और ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये बहुत मशहूर हैं गोरिल्लाज के लिए, चिंपैंजीज के लिए और एलिफेंट्स के लिए। और यहां पे कुछ लोग भी हैं जो यहां के नेटिव पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, मतलब यहां की खुद की पॉपुलेशन है, उनको क्या कहते हैं, उनको पिग्मीज कहा जाता है। और ये जो कंसंट्रेटेड है यहां पे कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास रेन फॉरेस्ट, इसके अलावा जो रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका में वो है गिनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। वो कहां से, वो यहां से सिएरा लियोनी यहां से स्टार्ट होता है और यहां कैमरून में खत्म हो जाता है। ये जो एरिया है, ये जो डार्क ग्रीन का एरिया है, ये सारा जो है ये क्या है, ये रेन फॉरेस्ट ही हैं। तो यहां से भी रेन फॉरेस्ट हैं और यहां से भी कॉन्गो रिवर बेसिन में भी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका है सवाहिली कोस्ट। सवाहिली कोस्ट आप देख सकते हैं यहां पे रेड में है। ये सवाहिली कोस्ट क्या है, ये एक 1610 किलोमीटर्स का कोस्ट है जो अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन की साइड आता है। और किस किस कंट्री में आता है, सोमालिया से लेके मोजाम्बिक तक थ्रू केनिया और तंजानिया। आप यहां पे देखिए, ये है सोमालिया, उसके बाद केनिया का हिस्सा, तंजानिया का हिस्सा और फिर मोजाम्बिक का हिस्सा। और यहां पे एक सिटी है दारुस सलाम, ये इस कोस्ट की सबसे बड़ी सिटी है। जो सवाहिली कोस्ट है उसमें जो यहां पे आइलैंड्स हैं कुछ छोटे छोटे, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे है जंजीबार और कमोरोस। तो सवाहिली कोस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको अलग से ही फिजिकल डिवीजन बोला गया है या फिजिकल फीचर बोला गया है अफ्रीका का, है तो ये बहुत ही छोटा सा एरिया। ये एक्चुअली कल्चरली और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अफ्रीका के लिए, खासकर ईस्ट अफ्रीका के लिए। ये कल्चरल और कमर्शियल एक्सचेंज का हब रहा है। और मतलब क्या है कि ट्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट रहा है और कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। किस किस के बीच में, ऑब्वियसली ईस्ट अफ्रीका के बीच में और मिडल ईस्ट के बीच में और ईस्ट अफ्रीका और एशिया के बीच में और ईस्ट अफ्रीका और यूरोप के बीच में। मतलब इन जगहों से यहां पे लोग आयात करते थे, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था, ट्रेड भी हुआ करता था, इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यहां पे रहते हैं उनको बोला जाता है सवाहिली पीपल। ठीक है, सवाहिली कोस्ट के बाद अब हम पढ़ेंगे इथियोपियन हाईलैंड्स के बारे में। इथियोपियन हाईलैंड्स क्या हैं? ये एक रगिड मास ऑफ माउंटेन्स है इन इथियोपिया। मतलब ये एक बहुत टफ टेरेन है, रगिड माउंटेन्स हैं। कहां पे? इथियोपिया में, जो कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। आपको पता है, हमने पीछे लोकेशन देखी, आप यहां पे भी देख सकते हैं। यह है इथियोपिया की कंट्री और यहां पे है इथियोपियन हाईलैंड्स। और आप ये बात भी देखिए कि ये जो है ना हिस्सा, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो है ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ इस एलिवेशन इन द कॉन्टिनेंट है। मतलब क्या है इसका कि ये ऐसा एरिया है जो ऊंचा है और कॉन्टिन्यूअसली ऊंचा है। ये नहीं कि ऊपर नीचे जा रहा है, फिर ऐसा एरिया पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी नहीं है। तो जो इसकी मिनिमम हाइट है वो है 1500 मीटर्स की, और जो मैक्सिमम हाइट है मतलब इसका समिट है वो है 4550 मीटर्स का। इसको कभी कभी रूफ ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है और लार्ज एरिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका हाईलैंड्स का इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ये लार्ज एरिया है। वरना इतनी हाइट के एरिया अफ्रीका में बहुत हैं, लेकिन बहुत बड़ा एरिया, जहां पे हमने पहले भी देखा ना, ये देखो कॉन्टिन्यूअस एरिया है, तभी ये स्पेशल बन जाते हैं। और जो इथियोपियन हाईलैंड्स हैं वो ज्यादातर सेंट्रल और नॉर्दर्न इथियोपिया में आते हैं
और इनका कुछ हिस्सा इरिट्रिया में भी चला जाता है। यहां पे देखिए नॉर्थ का हिस्सा जो है इनका लगभग यहां पे इरिट्रिया की कंट्री है यहां तक पहुंच जाता है। इनका स्पेशल फीचर ये है कि ये जो हाईलैंड्स है ये डिवाइडेड है इन नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पोर्शन। मतलब ये जो हिस्सा है इनका ये है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन और ये जो हिस्सा है ये है साउथ ईस्टर्न पोर्शन। और ये किससे डिवाइडेड है? ये एक रिफ्ट वैली से डिवाइडेड है जिसको बोला जाता है मेन इथियोपियन रिफ्ट। यहां पे है एक रिफ्ट वैली, ये यहां पे है रिफ्ट वैली, ये इनकी वजह से डिवाइड हुए हैं और इस रिफ्ट वैली के अंदर बहुत सी सॉल्ट लेक्स बनी हैं। ये रिफ्ट वैली क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे ये बहुत रिफ्ट रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि इसी रिफ्ट की वजह से जो ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है वो बनी है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो ये इथियोपियन हाईलैंड्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स के बाद हम पढ़ेंगे सदर्न अफ्रीका के बारे में। सदर्न अफ्रीका ऑब्वियसली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका सदर्न मोस्ट रीजन है। ये जो है यहां पे ये 5 कंट्रीज इसमें आती है, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इस्वाटिनी और लेसोथो। ये जो इस्टाविनी है इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, 2018 में इसका नाम चेंज हुआ है। तो ये एरिया स्पेशल क्यों है, इसको अलग से एक फिजिकल डिवीजन क्यों माना गया है? क्योंकि ये जो एरिया है ये इसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो कपवाल क्रेटॉन से बना हुआ है, जो शेल्फ ऑफ बेडरॉक है जो 2.6 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड है। मतलब क्या है कि 2.6 बिलियन ईयर अगो जो पहले जमीन थी उसका एक बचा हुआ हिस्सा है सिर्फ कपवाल क्रेटॉन और वो यहीं पे पाया जाता है। उसी पे ये सदर्न टिप जो है अफ्रीका की वो बनी हुई है, वो लगभग इस एरिया में है। ठीक है, कपवाल क्रेटॉन मतलब जमीन का वो हिस्सा, एक बचा हुआ हिस्सा जो जमीन 2.6 बिलियन ईयर अगो पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो है सदर्न अफ्रीका, इसमें आपको फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे और आपको पता है डेजर्ट भी मिलेंगे। कौन कौन से डेजर्ट आपको पता है? यहां पे कौन सा डेजर्ट है? कलाहारी डेजर्ट, और यहां पे है नामीब डेजर्ट। उसके बाद यहां पे आपको लोलैंड्स भी मिलेंगे और कोस्टल एरियाज भी मिलेंगे और माउंटेन्स भी मिलेंगे। इस एरिया की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसोर्स किसका है? प्लेटिनम का, यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, टाइटेनियम, आयरन, मैग्नीज, सिल्वर, बेरिलियम और डायमंड्स का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसोर्सेज, याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड है, गोल्ड है, कॉपर है, टाइटेनियम और बाकी जो चीजें हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है अफ्रीका के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। तो यहां तक थे फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका या फिजिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन अफ्रीका। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट रिवर्स इन अफ्रीका देखते हैं। पहले आप लेकिन आउटलाइन देखिए कि कौन सा रिवर कहां पे है। आप ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो अफ्रीका का है और दुनिया का भी सबसे लंबा रिवर नाइल, वो यहां पे है। नाइल जो है वो 2 दरियाओं को मिलकर बनता है, एक व्हाइट नाइल, दूसरा ब्लू नाइल। उसके बाद है यहां पे कोंगो रिवर, यहां पे है जाम्बेजी रिवर, यहां पे है लिम्पोपो रिवर और यहां पे है ऑरेंज रिवर। अगर हम इस साइड जाएं तो यहां पे होगा एक नाइजर रिवर और ये जो बुनी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद वोल्टा रिवर यहां पे और सेनेगल रिवर यहां पे। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला दरिया है नाइल। आपको पता है ये नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका भी है और लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड भी है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसको कंटेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं अमेजन। लेकिन अभी तक फिलहाल नाइल ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका और लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। नाइल जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है। आप ये देख सकते हैं यहां पे, यहां मेडिटेरेनियन सी की तरफ ये फ्लो करता है। और ये किस किस जगह से गुजरता है, मतलब इसकी ड्रेनेज बेसिन में कौन कौन सा एरिया आता है? इजिप्ट आता है, सुडान, साउथ सुडान, इथियोपिया, उगांडा, कोंगो, केनिया, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी आता है इसमें। और मैंने पहले भी बोला ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल को मिलके बनता है और ये मेडिटेरेनियन सी में गिरता है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है या रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है?
वो एरियाज जहां से रिवर में पानी आता है, मतलब ट्रिब्यूटरीज जहां से भी आती हैं वो भी, बेशक दरिया, मेन जो दरिया होता है वो वहां से ना गुजरे, लेकिन ट्रिब्यूटरीज अगर किसी दरिया की किसी एरिया से गुजरती हैं तो उस एरिया को भी उस दरिया का ड्रेनेज बेसिन का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि वहां से भी जो पानी है वो ड्रेन तो उसी दरिया, मेन दरिया में हो रहा है ना। ठीक है। दूसरा है कॉन्गो रिवर, जिसको जायर भी पहले बोला जाता था। ये जो रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका है और डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ये इंपॉर्टेंट बात है, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है? कॉन्गो रिवर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी है कि ये ओनली रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटता है। मतलब क्या है, हमने पीछे देखा कि अफ्रीका को लगभग 2 हिस्सों में इक्वेटर बांटता है ना, तो इक्वेटर लगभग यहां से गुजरता है और ये इक्वेटर को 2 बार काट रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी, है ना। तो इसमें जो पानी आता है वो कहां से आता है? वो लोलाबा दरिया से आता है और इसका पानी जो है वो गिरता कहां पे है? अटलांटिक ओशन में। जो कॉन्गो रिवर का बेसिन है वो इतना बड़ा है कि वो इंडिया से भी बड़ा है। आप देखिए, रिवर नाइल से ये छोटा है, लेकिन रिवर बेसिन जो है, जो मैंने बेसिन अभी समझाया आपको, ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन, जब मतलब जिस एरिया को ये ड्रेन करता है, जहां से इसमें पानी आता है, सारा एरिया वो इंडिया से बड़ा है एरिया के हिसाब से। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पे है, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पे है, उसके बाद ईस्टर्न जाम्बिया इसमें आता है। यहां पे देखिए आप, यहां पे जाम्बिया है तो यहां से भी इस दरिया में पानी जाता है। उसके बाद अंगोला भी आता है इसमें, और इसमें आता है कैमरून भी, इसके ड्रेनेज बेसिन में कैमरून भी आता है और तंजानिया भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट रिवर है नाइजर रिवर। नाइजर रिवर जो है वो 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका है और ये सोर्स कहां है इसका? गिनी हाईलैंड्स, मतलब ये जो यहां एरिया है यहां से इसका सोर्स है, जो सियरा लियोनी बॉर्डर के पास है। और ये कहां कहां से होके गुजरता है? ये गिनी से होके गुजरता है, माली, नाइजेरिया, बेनिन, और ये नाइजेरिया से होते हुए फिर गल्फ ऑफ गिनी में गिरता है जो अटलांटिक ओशन में है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो बेनी रिवर है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ये दरिया जो है ये इसके ये जो बेंड है ना, यहां पे इसका ये जो बेंड है इसके लिए काफी मशहूर है, क्योंकि इसका काफी अनयूजुअल बेंड है। और दूसरी बात इसकी ये स्पेशल है कि ये अटलांटिक ओशन के पास ही यहां पे ओरिजिनेट होता है, लेकिन यहां नहीं गिरता है, बल्कि ये इतना लंबा चक्कर काट के फिर जाके यहां पे गल्फ ऑफ गिनी में गिरता है, जो अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर है ज़ैम्बेज़ी रिवर। ज़ाम्बेज़ी रिवर जो है ये 4था लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका है और लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इन अफ्रीका। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से नाइल जो था वो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर था, बाकी जो 2 पढ़े वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थे जो अटलांटिक ओशन में गिरते थे। लेकिन ये जो है ये लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये ओरिजिनेट कहां पे होता है? ये मवलिंगा डिस्ट्रिक्ट जो है जाम्बिया में, वहां पे ओरिजिनेट होता है। यहां पे देखिए आप, जो नॉर्थ वेस्ट जाम्बिया में आता है, और ये अंगोला से होते हुए नमीबिया, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे से होते हुए फिर मोज़म्बिक में पहुंचता है, वहां से फिर ये इंडियन ओशन में गिरता है। और इस दरिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विक्टोरिया फॉल जो है, जो लार्जेस्ट वाटरफॉल इन अफ्रीका है और वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड है, वो इसी पे बनता है, इसी दरिया पे, ज़ैम्बेज़ी रिवर पे। नेक्स्ट रिवर है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर जो है वो सबसे लंबा रिवर है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, यहां पे सदर्न अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका तो ये पूरा एरिया हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। जो कंट्री है ये इस कंट्री का सबसे बड़ा रिवर है। और ये कहां पे ओरिजिनेट होता है? ये दूसरी ही कंट्री में ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है लेसोथो। यहां पे ओरिजिनेट होता है। वहां पे एक पहाड़ है, थाबा पुत्सोवा पहाड़ है, वहां से ओरिजिनेट होता है। और ये लेसोथो जहां से ओरिजिनेट होता है, ऑब्वियसली वहां से बहते हुए, साउथ अफ्रीका से बहते हुए नमीबिया में जाता है और नमीबिया से ये फिर ये अटलांटिक ओशन में गिरता है। ठीक है। और ये जो रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के लिए, इसकी इरिगेशन के लिए भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी। ये जो लेसोथो कंट्री है ना, ये कंट्री विद इन द कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर है ये लेसोथो कंट्री। और ये स्वाजीलैंड जो लिखा है यहाँ पे, इसका नाम मैंने पीछे भी पढ़ा, एस्टिविनी है इसका नया नाम।
ये भी लैंडलॉक कंट्री है और ये भी लगभग साउथ अफ्रीका के अंदर ही आती है, लेकिन मोजाम्बिक के साथ भी इसका बॉर्डर मिलता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे रिवर्स हैं इनको आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक है लिम्पोपो रिवर, दूसरा है वोल्टा रिवर। ठीक है, इनकी लोकेशन मैंने पीछे जहां पे आउटलाइन दिखाई थी दरियाओं की, वहां पे इनकी लोकेशन भी मैंने बता दी है। अब ये दरिया यहां पे खत्म होते हैं जो इंपॉर्टेंट दरिया थे साउथ अफ्रीका के। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो साउथ अफ्रीका की लेक्स हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेजर लेक्स इन अफ्रीका। तो जो अफ्रीका की लेक्स हैं उनको दो टाइप ऑफ लेक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रेट लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और दूसरी इनके अलावा जो भी लेक्स हैं पूरे अफ्रीका में उनको किया जाता है कैटेगराइज। मतलब क्या है, दो टाइप की लेक्स, एक ग्रेट लेक्स, दूसरा बाकी जो भी लेक्स हैं अफ्रीका में उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, तो अब ये ग्रेट लेक्स क्या हैं ये हम देखते हैं। आप इस मैप में देखिए कि ये जो एरिया है सारा ये है ग्रेट लेक्स का एरिया। मैंने पीछे इथियोपियन हाईलैंड्स को पढ़ाते वक्त बोला था कि आपको मैं ये जो इथियोपिया के बीच में, इथियोपियन हाईलैंड्स के बीच में जो रिफ्ट है उसके बारे में बताऊंगा, और वो इन ग्रेट लेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा कि आप ये देखिए, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये एक रिफ्ट वैली है। मतलब क्या है, अफ्रीका का ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो रहा है। ये एक एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट है। एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट का मतलब क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हो रहे हैं। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो दो हिस्सों में टूट रही है। एक सोमाली प्लेट, दूसरी नुबियन प्लेट। ये जो है ये पूरा बहुत आगे तक जाती है रिफ्ट वैली, लेकिन वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो रिफ्ट वैली है इसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्वियसली वैली बन गई, और उस वैली में जो ये लेक्स हैं वो भी बन गई, और इसी रिफ्ट की वजह से ये जो इथियोपियन हाईलैंड्स हैं उनमें भी रिफ्ट आई है। और इन रिफ्ट की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सी लेक्स बनी हुई हैं। और ये जो रिफ्ट है ये अभी एक्टिव है, लगभग 6 से 7 मिलीमीटर हर साल ये रिफ्ट बढ़ रही है। समझ आ गया? तो इसकी वजह से लेक्स बनी है, इनको बोला जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अफ्रीका के ईस्ट में है, ये ईस्ट का एरिया है अफ्रीका का। तो अब हम देखते हैं कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। यहां पे है विक्टोरिया, यहां पे लेक तुर्काना, यहां पे है एल्बर्ट लेक, ये है एडवर्ड लेक, ये है क्यू लेक, और ये है टगनयिका लेक। उसके बाद यहां पे है छोटी सी लेक रुकवा, और यहां पे है मलावी लेक। मलावी लेक जो है वो इस ग्रेट लेक्स में से सबसे सदर्न लेक है। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है इन लेक्स में से वो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। ट्रॉपिकल लेक का मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती है। मतलब वो जो एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो उनकी ये सबसे बड़ी लेक है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर देखा जाए बाय सरफेस एरिया। ये जो लेक है ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, केनिया, उगांडा और तंजानिया। ठीक है, और इसका पानी जो है वो व्हाइट नाइल में जाता है। व्हाइट नाइल आपको पता है वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी है नाइल रिवर की। नाइल रिवर बनता है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के कॉन्फ्लुएंस से। तो व्हाइट नाइल का जो वन ऑफ द मेन सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया। दूसरी लेक है लेक टगनयिका। ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक। आप ये देखिए कितनी लंबी लेक है। यह है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और ये जो लेक है इसको 4 कंट्रीज शेयर करती हैं, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और जाम्बिया। और इसका पानी जो इसका आउटलेट है वो कहां है? कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर का मेन सोर्स कौन सी है? लेक टगनयिका। ठीक है, नेक्स्ट लेक है लेक तुर्काना। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। मतलब ऐसी लेक जो डेजर्ट में है और परमानेंट है, मतलब इसका पानी कभी पूरी तरह सूखता नहीं है। तो उनमें से जो ऐसी लेक्स हैं जिनका पानी कभी सूखता नहीं है और वो डेजर्ट में है, उनमें से सबसे बड़ी लेक है लेक तुर्काना। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक है। मतलब इसका जो पीएच लेवल है वो काफी हाई है। जितनी भी दुनिया में एल्कलाइन लेक्स हैं जिनका पीएच लेवल हाई है, उनमें से सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक तुर्काना।
तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स के अलावा वाली लेक्स हम देखते हैं। पहली है लेक चैड। आप यहां पे पोजीशन देख सकते हैं, ये साहिल के एरिया में आती है, पीछे जो हमने पढ़ा साहिल उसके एरिया में आती है, और इसको 4 कंट्री शेयर करती हैं, चैड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। और ये एक एंडोरिक लेक है, मतलब इसका कोई आउटलेट नहीं है। इसका जो पानी है वो एवापोरेशन से ही कम होता है और बारिश से ज्यादा होता है, लेकिन जो आउटलेट है इसका वो कोई भी नहीं है। और ये काफी शैलो लेक है, ये डीप लेक नहीं है। नेक्स्ट लेक है लेक रेतबा। इसकी पहले आप लोकेशन देखिए। लेक रेतबा जो है वो यहां पे है सेनेगल में, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के नजदीक। तो लेक रेतबा क्यों है स्पेशल? क्योंकि ये पिंक लेक है। आप यहां पे देखिए, इसका पानी जो है वो टोटली पिंक है। और ये कहां पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन के नजदीक सेनेगल में। और इसका पानी क्यों है पिंक? क्योंकि इसमें एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है डुनालाइला सलीना। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। तो इस एल्गी की वजह से इसका पानी जो है वो पिंक है, और इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो भी काफी ज्यादा है। इससे सॉल्ट प्रोडक्शन भी काफी होती है। तो ये थी लेक्स। अब हम पढ़ेंगे मेजर आइलैंड्स इन अफ्रीका। जो अफ्रीका में आइलैंड्स हैं उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हैं जो इंडियन ओशन में हैं आइलैंड्स, दूसरे हैं जो अटलांटिक ओशन में हैं। और जो ज्यादातर आइलैंड है अफ्रीका के वो इंडियन ओशन में हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो इंडियन ओशन में हैं और कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, सॉवरेन नेशंस हैं? कोमोरोस, सीशेल्स, मॉरिशियस और मेडागास्कर। यहां पे देख सकते हैं चारों की लोकेशन दी गई है। और उसके बाद वहां पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो इस एरिया में है खासकर। वो कौन कौन से हैं? जंजीबार और लामू। इनके अलावा भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये जो आइलैंड्स थे ये बड़े आइलैंड्स थे रिलेटिवली। और जो जंजीबार है वो तंजानिया का हिस्सा है और लामू केनिया का हिस्सा है। अगर हम अटलांटिक साइड जाएं तो अटलांटिक में 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। एक है कैप वर्डा यहां पे, और दूसरा है साउथ टोमे एंड प्रिंसिपे, वो यहां पे है। ठीक है, ये क्लियर है? इस स्लाइड पे आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, उनको भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को जरूर, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो आगे के लिए मिस ना हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।